मंच पर उपस्थित सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स, जर्नलिस्ट, एडवोकेट्स, ऑर्गेनाइजर्स, आप सभी लोगों का आते हैं। पेरेंट जेल गए तो बच्चे पनिशमेंट पाते हैं, बच्चे जेल गए तो बुढ़ापे में पेरेंट्स पनिशमेंट पाते हैं। बगैर कोई गुनाह के पनिशमेंट पाते इस देश में चल रही है। हमारे कोदम राम साहब लिए, जिसमें उमर कली से लेके अतर खान तक 11 लोग आज जेल में हैं। उनकी रिहा के लिए सब लोग हम प्रयास करेंगे। चंद बातें पॉलिटिकली बात करना है। आज की भाजपा सरकार, केंद्र में मोदी और अमित शाह पावर सेंट्रिक राजनीति कर रहे हैं। इंडिया के इतिहास में हम देखे हैं, पद छोड़े से लोग, अच्छे काम के लिए पद त्याग करे से लोग को देखे, लेकिन पद में रहने के लिए क्या नहीं कर रहे। आज परमानेंट गद्दी में रहने के लिए जो करना है वो सब गुनहगार कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह कैन गिव टू एनी एक्सटेंट टू रिटेन इन पावर। ये सिलसिला चल रहा है। देश की रची हुई इतिहास को बदलना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, मनवाद कॉन्स्टिट्यूशन को लाना चाहते हैं, नेहरू गांधी को बुलाना चाहते हैं, नेहरू जैसे विजनरी लीडर को, उनकी हिस्ट्री को कलंकित करना चाह रहे हैं। गांधी जी को बुलाने के लिए आज मनरेगा के नाम से गांधी जी के नाम को हटाया जा रहा है। सत्ता में रहने के लिए जो काम नहीं करना वो हर काम करते हुए आज राजनीति चला रहे हैं। 2014 में मोदी जी श्री राम के नाम पे सरकार में आए, हिंदू मुस्लिम के बीच में गैप को बढ़ाते हुए हिंदू वोट को पोलराइज करते हुए सत्ता में आए। चलो 2014 में श्री राम जी के नाम पे सत्ता में आए, 12 साल हो गए, 12 साल हुकूमत में थे। आज भी 12 साल करे सो कामा बोल के सत्ता में आना नहीं चाहते। आज भी श्री राम जी की, हनुमान जी की प्रयास से ही सत्ता में आना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करके मुस्लिम के ऊपर डिब्बे डाल के अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इसकी कांग्रेस पार्टी सख्त खिलाफ करती है। कांग्रेस पार्टी की निर्माण में, बुनियाद में सेक्युलरिज्म है। आज प्रियांबल से सेक्युलरिज्म वर्ड को हटाना चाहती है बीजेपी। ये सेक्युलरिज्म वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, बोल रही है, लेकिन बगैर सेक्युलरिज्म के बगैर हिंदुस्तान नहीं बनी। आज साबित है, कांग्रेस पार्टी को हिंदू, सिख, मुस्लिम सब एक है। सबको एक तरह देखने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज की राजनीति आप देखिए, सर के नाम पे महाराष्ट्र में, बिहार में जो हरकतें करे हैं, जो अपनी वोट है उसको कायम रखते हुए, जो अपना वोट नहीं है, चाहे मुसलमान का हो सकता है, चाहे एससी का हो सकता है, एसटी का हो सकता है, उनको हटाने के प्रयास करें। जिस वोट में उसको डाउट है उसको वोट को हटाते जा रहे हैं। यह सिलसिला महाराष्ट्र में हुआ, बिहार में भी वही करे। आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी सर को लागू करने के प्रयास चल रहे हैं। उसको डट के अपन विरोध करना चाहिए। ये होने वाले हैं। आप देख रहे हैं नौजवान मित्र, हमारे नौजवान मित्र बहुत अच्छे तरह का बोले हैं। गौरी लंके से लेके आज तक सब जर्नलिस्ट, डेमोक्रेटिक प्रोटेक्टर्स, एडवोकेट्स, कितने सारों की हत्या की गई है। ये हत्या के पीछे कौन है, कौन सी ताकतें हत्या करने वालों को प्रभावित करे, कौन से ताकतें इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये खुलासा होना जरूरी है।
पद के लिए, पावर के लिए कई एक्सटेंड जाने वाले लोग आज सत्ता में हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरा है। आज राहुल गांधी भारत जोड़ो के नाम पे कन्याकुमारी से कश्मीर तक ना जियोग्राफिकली स्टडी नहीं करा, लेकिन सोशली, इकोनॉमिकली भारत देश को समूल समझ सका है। इसलिए तो वादा लेके आए, जिसमें जितनी आबादी उनकी उतनी भागीदारी। आज वो निनाद से आके मूवमेंट हुआ है, वो मूवमेंट चला रहे, लेकिन उनके ऊपर निंदा करते हैं। बेकसूर केस बनाए नेशनल हेराल्ड के नाम पे। नेशनल हेराल्ड नेहरू जी की पेपर है, अपने पेपर में अपने पैसे लगाए तो भी ईडी अटैक करे। आज मुंह तो जवाब दी कोर्ट दिल्ली की, इसमें कोई दम ही नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है बोल के साबित करी। कल हम धरना करने जा रहे बीजेपी बोलते हैं, वो एंटी नेशनल हो जाते हैं। जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेम लाइन, फिर भी अपन एंटी नेशनल हो जाते हैं। ईडी, सीबीआई, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन सर, ऑर्गेनाइजेशन सर। आज पूरे बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बने। इस देश में जितने ईडी केसेस बनाए, ऑन रिकॉर्ड 96.7 केसेस, ईडी केसेस ऑपरेशन के ऊपर बने। 96.7% केसेस सिर्फ ऑपरेशन पार्टी के ऊपर बने। पर इतने केसेस बनाए बाद इनका रिकवरी है 4%, 0.4%। सो क्या पॉलिटिकली इंपैक्टेड केसेस है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राहुल गांधी पूछते हैं कि इसमें गलतियां हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन बोलते हैं कि जैसे कि बीजेपी के फ्रंटलाइन नेशनल है सब, राहुल गांधी के ऊपर रिवर्स अटैक कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी बचा ही नहीं इस देश में। तब ये राउंड टेबल, ये कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। जो भी इनोसेंट लोग जेल में हैं, उनको बाहर लाना जरूरी है। कोर्ट्स में बदलाव आना है, बेल की प्रक्रिया स्पीड अप करना है, कोर्ट सिस्टम को बदलना है। गुनहगार जो इनोसेंट लोग हैं, विदाउट एनी मिस्टेक जेल में सड़ रहे, उन लोगों को बाहर लाना है। ऐसे अवेयरनेस कैंप्स ज्यादा से ज्यादा होना है। इस देश में अपना फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बैठ के लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है, हमेशा आपके साथ देगी। आने वाले दिनों में जहां भी ऐसा मीटिंग होते हैं, हमारे कांग्रेस लीडरशिप पार्टिसिपेट करेंगे, आपके साथ रहेंगे। और इस ऑर्गेनाइजेशन को आपने जो भी आज मीटिंग करे हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। देवेंद्र यादव जी कल फोन कर रहे थे, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आपको जाना है, तो कल आने का था। मेरे फ्लाइट्स पूरे कैंसिल थे दिल्ली से। आज इवनिंग 4:30 को आते नहीं फोन करके बोला मीटिंग में जरूर आ रहा हूं। तो ऐसे मीटिंग में पार्टिसिपेट करना भी एक भाग्यवान कार्यक्रम है। लोगों को चेतावनी करने का, ऐसे प्लेटफॉर्म में बात करके अलर्ट करने का मौका मिलना ही बड़ी बात है। उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच। मैं दो नज़्म पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। बहुत सारी बातें हुई हैं, मुझे लगता है वो भी मेरे ध्यान में है। मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो या तो हो चुकी हैं या हो जाएंगी। इस नज़्म का उन्वान है, मैं इनकार करता हूँ। कि तुम गोलियों से हमें मार जरूर सकते हो। तुम गोलियों से हमें मार जरूर सकते हो,
मगर गोलियों से हमें मर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तुम गोलियों से हमें मार जरूर सकते हो, मगर गोलियों से हम मर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूर है कि मौत से हमन खौफ खाता है। ऐसा जरूर है कि मौत से हमन खौफ खाता है, मगर खौफ खा के हमन डर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मगर खौफ खा के हमन डर जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मैं आदम और हवा की संतान, मेरा मातृ वतन हिंदुस्तान, मोहम्मद मेरा नबी, अल्लाह मेरा खुदा, अम्बेडकर मेरा शिक्षक, बुद्ध मेरा शुरू, नानक मेरा गुरु, अमन मेरा मजहब, इश्क मेरा ईमान। मैं खौफ खा के डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूं। मैं खौफ खा के डर जाने से, बेमौत मारे मर जाने से इनकार करता हूं, और मैं जुल्म से इनकार करता हूं। मैं जुल्म से इनकार करता हूं कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं जुल्म से इनकार करता हूं कि जुल्म से इनकार करना इनकलाब की ओर बढ़ा हुआ पहला कदम है। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूं। मैं कदम पीछे हटाने से इनकार करता हूं, और मेरी जान का फैसला 7 घंटे की एक संसद सत्र से हो, मुझे मंजूर नहीं। मेरी जान का फैसला 7 घंटे की एक संसद सत्र से हो, मुझे मंजूर नहीं। और मेरी पहचान का फैसला किसी पहचान पत्र से हो, मुझे मंजूर नहीं। मैं ऐसे संसद सत्रों से, मैं ऐसे पहचान पत्रों से इनकार करता हूं। और मेरे ही वतन में मुझे हक के बजाय भीख दिया जाए, मुझे मंजूर नहीं। मेरे ही वतन में मुझे हक के बजाय भीख दिया जाए, मुझे मंजूर नहीं। और मुझे किसी नाम की तरह किसी रजिस्टर पर लिख दिया जाए, मुझे मंजूर नहीं। मुझे फकत किसी नाम की तरह किसी रजिस्टर पर लिख दिया जाए, मुझे मंजूर नहीं। मैं हक के बजाय भीख दिए जाने से, फकत किसी नाम की तरह किसी रजिस्टर पर लिख दिए जाने से इनकार करता हूं। और जख्म को फूल कहूं, जालिम को रसूल कहूं। जख्म को फूल कहूं, जालिम को रसूल कहूं, कर्फ्यू को जमहूरियत, नफरत को उसूल कहूं। जो झूठ को सच कहे, मैं जुबान की हर एक ऐसी हरकत से इनकार करता हूं। ये आखिरी नज्म है, इसका उन्वान है सब याद रखा जाएगा। कि सीए के बाद लगता है ये नज्म पढ़ना चाहिए कि सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, तुम्हारी लाठियों और गोलियों से जो कत्ल हुए हैं मेरे यार सब, उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे, हमें मालूम है। तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे, हमें मालूम है। हो हमारे खून से ही हो सही, सच जरूर लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, मोबाइल टेलीफोन इंटरनेट भरी दोपहर में बंद करके, सर्द अंधेरी रात में पूरे शहर को नजरबंद करके, हथौड़ियां लेकर 10 वतन मेरे घर में घुस आना, हथौड़ियां लेकर 10 वतन मेरे घर में घुस आना, मेरा सर बदन मेरी मुख्तसर सी जिंदगी को तोड़ जाना, और मेरे लखते जिगर को बीच चौराहे पर मारकर, मेरे लखते जिगर को बीच चौराहे पर मारकर ये बंदाज झुंड में खड़े होकर मुस्कुराना, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और दिन में मीठी मीठी बातें करना सामने से, दिल में मीठी मीठी बातें करना सामने से, सब कुछ ठीक है हर जबान में तुतलाना,
दिन में मीठी मीठी बातें करना, सामने से सब कुछ ठीक है, हर जबान में तुतलाना, रात होते ही हक मांग रहे लोगों पे लाठियां चलाना, गोलियां चलाना, हम ही पे हमला करके हम ही को हमलावर बताना, हम ही पे हमला करके हम ही को हमलावर बताना, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और अब मैं अपनी हड्डियों पे लिख के रखूंगा ये सारे वारदात, मैं अपनी हड्डियों पे लिख के रखूंगा ये सारे वारदात। तुम जो मांगते हो मुझसे मेरे होने के कागजात, अपनी हस्ती का तुमको सबूत जरूर दिया जाएगा। ये जंग तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा, ये जंग तुम्हारी आखिरी सांस तक लड़ा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और यह भी याद रखा जाएगा कि किस किस तरह से तुमने वतन को तोड़ने की साजिशें की। यह भी याद रखा जाएगा कि किस किस तरह से तुमने वतन को तोड़ने की साजिशें की। और यह भी याद रखा जाएगा कि किस किस जतन से हमने वतन को जोड़ने की ख्वाहिशें की। और जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में दौर बुज़दिली का, जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में दौर बुज़दिली का, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा। और जब कभी भी जिक्र आएगा जहां में तौर जिंदगी का, हमारा नाम याद रखा जाएगा। हमारा नाम याद रखा जाएगा कि कुछ लोग थे, कि कुछ लोग थे जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जिनके इरादे टूटे नहीं थे लोहे की हथौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जिनके जमीर बिके नहीं थे इजारादारों की कौड़ियों से, कि कुछ लोग थे जो डटे रहे थे तूफान नूह के गुजर जाने के बाद तक, कि कुछ लोग थे जो डटे रहे थे तूफान नूह के गुजर जाने के बाद तक, कि कुछ लोग थे जो जिंदा रहे थे अपनी मौत की खबर आने के बाद तक, कि कुछ लोग थे जो जिंदा रहे थे अपनी मौत की खबर आने के बाद तक। और भले भूल जाए, भले भूल जाए, भले भूल जाए जमीन अपनी धूरी पे घूमना, भले भूल जाए पलक आंखों को मूंदना, भले भूल जाए जमीन अपनी धूरी पे घूमना, हमारे कटे परों की परवाज को, हमारे फटे गलों की आवाज को याद रखा जाएगा, हमारे फटे गलों की आवाज को याद रखा जाएगा। और तुम रात लिखो, तुम रात लिखो, हम चांद लिखेंगे, तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फान लिखेंगे, तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फान लिखेंगे, तुम FIR लिखो हमें तैयार लिखेंगे। और तुम हमें कत्ल कर दो, यूं करो तुम हमें कत्ल कर दो, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे, हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। और तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सड़कों दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन ले इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे भी पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। और तुम रात लिखो हम चांद लिखेंगे, तुम जेल में डालो हम दीवार फान लिखेंगे, तुम FIR लिखो हमें तैयार लिखेंगे, तो हमें कत्ल कर दो हम बन के भूत लिखेंगे, तुम्हारे कत्ल के सारे सबूत लिखेंगे। तुम अदालतों से बैठकर चुटकुले लिखो, हम सबको दीवारों पर इंसाफ लिखेंगे, बहरे भी सुन इतनी जोर से बोलेंगे, अंधे पढ़ ले इतना साफ लिखेंगे। तुम काला कमल लिखो हम लाल गुलाब लिखेंगे, और तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। तुम जमीन पे जुल्म लिख दो, आसमान पे इनकलाब लिखा जाएगा। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और ताकि तुम्हारे नाम पर ताउम्र लानतें भेजी जा सके, ताकि तुम्हारे नाम पर ताउम्र लानतें भेजी जा सके, और ताकि तुम्हारे मुजस्समों को कालिखे पोती जा सके, तुम्हारे नाम तुम्हारे मुजस्समों को आबाद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। शुक्रिया। हम सब की सीनियर ललिता रामदास जी बात कर रही थी, और आपको इससे ये अंदाजा हो गया होगा कि अगर हमारे गार्जियन इस तरह के हैं तो हमारा एक्टिविज्म किस तरह का है। और ललिता रामदास जी को एक खुसूसी इम्तियाज ये भी हासिल है कि हिंदुस्तान की नेवी की जो सबसे टॉप पोस्ट है एडमिरल, वो एडमिरल की बेटी भी थी हैं और एडमिरल की वाइफ भी। उनके शौहर भी हिंदुस्तान के सबसे सीनियर पोजीशन में नेवी के थे और उनके फादर भी थे। अब इस पूरे सिस्टम में एक मसला
शनाख्त का भी है। और वो शनाख्त ये है कि अगर आपका नाम मुसलमान होगा तो आपके लिए ट्रीटमेंट दूसरा होगा, और अगर आपका नाम मुसलमान नहीं है तो आपके साथ दूसरे लेवल का ट्रीटमेंट। और जो माइनॉरिटी वर्ड था वो भी सीए के बाद बहुत क्लासिफाई करके मुसलमानों में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आइडेंटिटी के असर्शन की भी लड़ाई है। सिर्फ मसला जो है वो ह्यूमन राइट्स का नहीं है, बल्कि ये जो नाम साथ में आते हैं, बल्कि ये कहा जाए ये पूरा अटैक ही रिलीजियस फ्रीडम पे भी है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 400 पादरी सिर्फ इसलिए अरेस्ट किए गए हैं क्योंकि उनके ऊपर एक झूठा मुकदमा चलाया जा रहा है कि वो कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये माइनॉरिटीज के ऊपर, उनकी आइडेंटिटी के ऊपर भी हमले हैं। जो ये लोग बंद हैं उनके ऊपर भी सेटअप इस तरह का है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात रखने के लिए जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोतसिम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। स्पीकर्स जो मौजूद हैं उनसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि लोग बोलने वाले ज्यादा हैं, अगर इख्तिसार से काम लेंगे, शॉर्ट में काम लेंगे तो सब लोग की बात आ जाएगी। प्रोडक्ट चीजें हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। आसाम में 19,66,000 लोग अपनी शहरियत खो चुके हैं। 22 लाख लोगों के घरों में बुलडोजर चलने हैं, रोज 200-400 चल रहे हैं। वही हाल मध्य प्रदेश में है। लेकिन इन सब के बावजूद न नौजवान खामोश हैं, न तहरीकें गुंग हैं। हम सब एपीसीआर की तरफ से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पीयूसीएल, पीयूडीआर, दूसरे ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से भी काम कर रहे हैं। इनके डॉक्यूमेंटेशन का भी काम चल रहा है कि कहां कहां क्या क्या हुआ। मुकदमों में भी कोशिश कर रहे हैं, तकरीबन 2,500 के आसपास मुकदमे हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इन सब के बाद मैंने आपसे जो बात कही, असल बात यह है कि जो नाउमीदी और मायूसी को मारती है कि पहले हम सबको यह लगता था कि जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसको बचाने का काम बड़े बड़े आलिम, फाजिल, विद्वान लोग करते हैं, पढ़े लिखे लोग कॉन्फ्रेंसेस में। लेकिन देश के आजादी के बाद 2 सबसे बड़े आंदोलन हमने देखे। एक आंदोलन शाहीन बाग का, उन औरतों को जिनको इंसाफ दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक का मोदी जी बिल लेके आए थे, उन्होंने बताया कि हम इंसाफ लेने के लिए किसी के मोहताज नहीं हैं, हम इंसाफ छीन के लेने की ताकत रखते हैं। और दूसरा आंदोलन, दूसरी तहरीक हमने देखी, वो तहरीक किसानों की थी कि हम चक्के जाम करके किसी भी सरकार के पहिए पलट सकते हैं। तो इस देश में जमहूरियत की, लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं कि किसी बड़े पढ़े लिखे, किसी फ्रॉड नेता, किसी जालिम जाबिर क्रिमिनल होम मिनिस्टर के रोकने से नहीं रुकेंगी। हमें ये उम्मीद है कि वक्त जरूर बदलेगा, और इस बदलते वक्त में हमारे साथ बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनके सपोर्ट से, जिनके सहयोग से हम लोग ये जद्दोजहद कर रहे हैं। उनमें से अलग अलग मकाम के लोग हैं। इनकलाबी इस्तकबाल। देखिए, मतलब 5 साल से हम ऐसे बहुत सारे मीटिंग्स में बार बार आए हैं, बार बार आवाज उठाए हैं, बार बार अपनी बातें रखे हैं, और आगे जितना भी जरूरत पड़े, जितनी बार जरूरत पड़े उतनी बार हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। और ये बातें, ये गुफ्तगू, ये चर्चाएं बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 5 साल पहले, जब, अब तो 6 साल ऑलमोस्ट लगभग हो गए, जब इस देश में, इस मुल्क में सीएए जैसे कानून आया था, सीएए जैसे कानून जो पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वलिटी की बात की गई, वो सीएए जैसा कानून पहली बार आके सिटीजनशिप को एक रिलीजियस ग्राउंड पे देने का बात किया। जब हमारे देश में हमेशा से सिटीजनशिप अनकंडीशनली दिया जाता था, पहली बार आके सिटीजनशिप में एक रिलीजन का क्लॉज लाया गया और एक कम्युनिटी, मुसलमान कम्युनिटी को बाहर रखा गया। और उसके साथ साथ जब इस देश के होम मिनिस्टर ऑल इंडिया एनआरसी करने का बात किया उस सीए के साथ साथ, और ये बताए हम लोगों को कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए होगा फिर एनआरसी होगा। और हम सब जब समझ गए थे कि ये हिंदुस्तानी जो जमहूरियत है, जो रिपब्लिक है, जो डेमोक्रेसी है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर देने का पहला ठोस कदम है, तब हम सब सड़कों पे उतर के बाहर उतरे थे।
आप सबको याद होगा 6 साल पहले जब सीए आया था, हम सब प्रोटेस्ट किए थे, हम सारे लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, देश भर में जगह जगह। एक सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगर कुछ था तो वो एंटी सीए एनआरसी मूवमेंट था। हम सब उसमें शामिल हुए थे। उनमें से चुन के 18 लोगों को ये दिल्ली दंगे की केस में फंसाकर आज तक उसको जेलों के पीछे रखा गया है। आज तक उस केस का ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। वो केस पूरी तरीके से एक बोगस केस है। वो सबको पता है कि वो केस एक बोगस केस है। वो पुलिस को भी पता है, वो प्रोसिक्यूशन को भी पता है, वो शायद जज साहबों को भी पता है कि ये बोगस केस है। लेकिन फिर भी वो केस अभी तक इतना देर तक चल रहा है। मतलब चलना क्या, वो केस तो शुरू भी नहीं हुआ है, उसका ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि यूएपीए जैसा कानून इस केस के दरमियान, इस केस के दायरे में लाया गया है, जो बहुत ही ड्रेकोनियन कानून है। तो उस कानून के चलते इस केस में जो लोग फंसे हुए हैं, कुछ लोगों को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेल भी नहीं मिला है। हम मानते हैं कि ये केस में शामिल जो लोग आज जेल में हैं, हमारे जितने भी सारे दोस्त आज जेल में हैं, वो वही लड़ाई लड़ रहे हैं अभी भी, जो सीए के खिलाफ जो मुहिम हमने शुरू किया था सब मिलके। कुछ लोगों के लिए वो लड़ाई अभी भी चल रही है। अभी भी वो लोग जब जेल से बाहर कोर्ट में पेश होते हैं, तब मतलब सर उठा के कोर्ट में आते हैं, हंसते हंसते हम सबसे मिलते हैं और हंसते हंसते जेल वापस चले जाते हैं। उनमें से कोई हिम्मत की कमी हम लोगों को नहीं दिखती। उनमें से हिम्मत हमको मिलता है कि हम वापस आके इस हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करें। उस हिम्मत लेके हम वापस आते हैं। तो उन्हीं के लिए वो जो लड़ाई सीए के खिलाफ शुरू हुआ था, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। और ये लोगों को चुन चुन के, वो सारे एंटी सीए एक्टिविस्ट थे। वो कुछ लोग उनमें से स्टूडेंट्स थे, कुछ लोग स्कॉलर्स थे, कुछ लोग छोटे बिजनेसमैन थे, कुछ लोग तो पहली बार प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था, उससे पहले कभी शामिल ही नहीं हुआ कोई प्रोटेस्ट में। फिर भी उन लोगों को चुन चुन के, वो 18 लोग जिनको जेल में डाला गया, वो इसलिए डाला गया क्योंकि वो उस जो उतनी बड़ा एक मुहिम जो हम छेड़े थे, एक फांसीवादी सरकार के खिलाफ, जो सबसे बड़ा आंदोलन जो हम छेड़े थे, उसका एक हिस्सा था। तो उनको आज जेल में डाल के हम सबको ये सबक सिखाया जा रहा है कि आप अपनी आवाज दबा दें, आप चुप हो जाए। तो अगर हम चुप हो जाए, अगर हम ऐसे मीटिंग्स ना करें, अगर हम इस बारे में लिखना, इस बारे में आवाज उठाना बंद कर दे, तब वो एंटी सीए मूवमेंट जो हम शुरू किए थे, वो फाइनली फेल हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का जो लड़ाई हम लड़ रहे थे, वो फेल हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे मीटिंग्स बहुत जरूरी है, बार बार ये आवाज उठाना भी जरूरी है। और आप सबसे भी ये गुजारिश है कि ये आवाज जारी रहनी चाहिए, कि बार बार ये आवाज उठे, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई उन चंद लोगों की लड़ाई नहीं है। 5 साल से इस देश में, एक डेमोक्रेटिक देश में एक केस चल रहा है जिसका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। और ये ट्रायल डिले कौन किया है, हम सब जानते हैं कि ट्रायल की जिम्मेदारी किसकी है। ट्रायल की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है। तो प्रोसिक्यूशन आज तक ये ट्रायल शुरू ही नहीं किया है, क्योंकि उनको पता है कि एक बार ट्रायल शुरू होगा तो ये बोगस केस खत्म हो जाएगा और सब लोग बाइज्जत बरी हो जाएंगे। ये बात उनको भी पता है, इसलिए वो ट्रायल शुरू नहीं करना चाह रहे हैं, ताकि ये ऐसे करके वो जेल में 5 साल, शर्जील का या खालिद चौधरी का तो 6 साल होने वाला है अभी 1 महीने, तो वो 6 साल तो वो ऐसे ही काट दे। सजा उनके ऊपर अगर 7 साल का सजा होता, तो उसका तो 6 साल वो ऑलरेडी काट दिया है बिना ट्रायल के। ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ। तो ये जो बिना ट्रायल के इतने दिनों लोगों को रखा जा रहा है जेल में, ये प्री ट्रायल डिटेंशन कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता है। कोई भी डेमोक्रेटिक देश सारे दुनिया में ये प्री ट्रायल डिटेंशन को नकारते हैं, लेकिन हमारा देश में तो इसीलिए अब जब जितना लंबा चल रहा है इन लोगों का डिटेंशन, जितना लंबा चल रहा है इन लोगों का इनकार्सरेशन, उतनी ही हमारी डेमोक्रेसी कमजोर हो रही है। इसीलिए भी इनके लिए आवाज उठाना जरूरी है, इसीलिए भी हम बार बार आवाज उठाए। अब हमारे आवाज उठाने से क्या
लोग ये पूछते हैं हमें कि आप तो इतना आवाज उठाते हो, इतना लिखते हो, तो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। ये तो ना कोर्ट मान रहा है, ना प्रोसिक्यूशन मान रहा है, तो फिर आप कब तक आवाज उठाओगे? हम बोलते हैं कि हम तब तक हम तो आवाज उठाएंगे, हम तो अंत तक आवाज उठाएंगे, क्योंकि आवाज उठाना ही हमारी लड़ाई है। वो इतना जो जुल्म किया हम लोगों को, ये जो जेल में 18 लोगों को रखा है, इसका कारण यही है ताकि सब लोग चुप हो जाए। हम उनको जीतने नहीं दे सकते, इसीलिए हम आवाज उठाते हैं, और हम तो आवाज अंत तक उठाएंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बचाने के लिए तो हम लड़े थे, इसको बचाने के लिए तो हम सड़कों पे उतरे थे 6 साल पहले। आज वही लड़ाई हमारी जारी है। कॉन्स्टिट्यूशन का 3 बुनियादी वैल्यूज है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। हम बस याद कराना चाहेंगे आप लोगों को कि इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीजें उन सीएए के जो प्रोटेस्ट है वहां पे हम लोग दिखाए थे। हम दिखाए थे कि किस तरीके से सारे अलग अलग कौम के अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ आके आवाज उठा सकता है। वो इक्वलिटी, वो फ्रेटर्निटी हम दिखाए थे। यहाँ पे फिर दिल्ली दंगा हुआ। दिल्ली दंगे में 53 लोगों की जान गई, 53 पीपल वर किल्ड, मेजॉरिटी ऑफ देम वर मुस्लिम्स। 4 मस्जिदों को वहां के एकदम ध्वस्त कर दिया गया। कोई भी मंदिर पे हमला नहीं हुआ था। तो हम सब जानते हैं किसके ऊपर वो दंगा था, और आज उसके खिलाफ जब उसका पूरे दंगे की जिम्मेदारी आज सीए मूवमेंट पे डाल दिया गया। सीए मूवमेंट जो सबसे ज्यादा पीसफुल, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, उस पर डाल दिया गया। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, और बाकी रही बात लिबर्टी की, तो 5 साल लोगों को जेल में डाल के वो लिबर्टी का भी वो धज्जिया उड़ा दिया है। तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसके लिए हम लड़े थे सीए मूवमेंट में, और आज भी हमारी वही लड़ाई चल रही है। वो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी तीनों को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन यही तो जंग है, यही तो जंग है उनके साथ हमारा। हम डेमोक्रेसी के पक्ष में खड़े हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में खड़े हैं, इसीलिए हम आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते जाएंगे, आगे भी उठाते जाएंगे। और इस हमारे इस आवाज के सामने कोर्ट भी झुकेगा, ये हुकूमत भी झुकेगी। ये उम्मीद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी उम्मीद के चलते हम आई होप दैट आप सब लोग हमारे आवाज से आवाज मिलाएंगे कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए हमारी लड़ाई चलती रहेगी। जो पीसफुल लड़ाई हम डेमोक्रेसी के खिलाफ शुरू किए, हम डेमोक्रेसी के लिए जो हम शुरू किए थे, जो पीसफुल मूवमेंट सीए के टाइम शुरू किए थे, हम तो वही लड़ाई लड़ रहे हैं। जेल में बंद हमारे साथी भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं, जेल के बाहर भी हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वही लड़ाई आज भी हमारा चल रहा है। आज का मीटिंग भी उसी लड़ाई का ही एक पार्ट। थैंक यू। साथियों, let us first give more opportunity to the political leaders and guests who have come from outside. But however, I just speak for a few minutes. Friends, as usual, I thought today is the 17th, we have a meeting, but I thought that definitely we get a call from the intelligence department that अरे भाई आप लोग आप मीटिंग लगा रहे विदाउट परमिशन। ये जो मैं सोचा था जरूर ये फोन कॉल आएगा, वैसे ही सुबह में हमारे डॉक्टर साहब को कॉल आया, अरे हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग, ए प्रोमिनेंट एक्टर प्रकाश राज आ रहे हैं और आप जैसे वकील आ रहे, देयर वुड बी अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, सो देयरफॉर हैव यू ऑब्टेन्ड द परमिशन। जब हमारे डॉक्टर साहब मुझे फोन करके भेजते बोला, you see, to organize a hall meeting there is no need of any permission. It's after all a constitutional right of any organization to organize a public meeting which is without any arms. हम तो सिर्फ हमारे दिमागों को दिखा के मीटिंग करवाना चाह रहे हैं without any kind of an arms or limitation. So आज ऐसा सिचुएशन है कि
प्रकाश राज जैसे a prominent actor भी एक threat to the sovereignty of this country बन गया. This is where we are living in a democracy, my friends. जैसे अभी जो हमारी sister speaker, she has said rightly. You know, all these, what is the reason for, you know, many people feel that बहुत सारे लोग educated हो, intellectuals हो, they go on ask the question since I'm a lawyer. अगर 5 साल 4 साल से जेलों में रहे तो कितना ग्रेविटी रह सकेगा वो केसेस पे. You know, that too the cases which are booked under UAPA मतलब बहुत बड़े खतरनाक लोग हो सकते हैं. मे भी टेररिस्ट हो सकते हैं उन लोग, देश के खतरे के लोग हो सकते हैं. That might be the reason जुडिशरी में जजेस क्यों बेल नहीं. बहुत सारे लोग को 90% of the population of this country they feel that the Indian judiciary बहुत sensitive है, हकों को कानूनों को बहुत इज्जत करती है उनके सोच पे आज. लेकिन my friends, I wanted to tell you, if you see the charge sheet of the Delhi riots, you know, there is no physical violence from any of these persons. ये चार्जशीट में ये कुछ ऐसी विटनेसेस ने कि कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस उनके खिलाफ है, कुछ ऑफेंसेस वो करे हुए. बिकॉज क्रिमिनल लॉ में अनलेस यू कमिट सम ऑफेंस एन एफआईआर कैन नॉट बी रजिस्टर्ड. अरे भाई कोई ऑफेंस नहीं है, कुछ इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है, ऐसा जैसा जो एविडेंस नहीं है उन लोग के खिलाफ, वो भी 5 साल 6 साल से जेलों में लगाना कहां से हो रहा है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट विच वी ऑल शुड अंडरस्टैंड. नो बेसिकली दिस एक इंडियन कानून में एक आर्टिकल है. दिस इज द ओनली वन आर्टिकल विच इज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन which allows all of us to have a right to struggle, right to organize. A right to struggle and a right to organize is a right which is protected under Article 19 of the Constitution of India. Now, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये UAPA का मतलब क्या है? What is it? How this UAP is a draconian law. आज जो आज यहाँ पे अपन बैठे हुए ये सोचना है कि देश में बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस उमर खालिद सबसे आदिवासी, minorities, Dalits, who are all in the jails for years together because of this UAPA. Unless we understand this draconian law, it is a very difficult to fight against the Indian polity system. You the right to organize and struggle is a democratic right, but ये UAPA का काम ये है कि it will criminalize the dissent. It will criminalize the struggle. And CAA, which is a anti-religion, anti-democratic बोल के एक protest को आज अब criminalize बना के अब जेलों में लगा हुआ है. I wanted to tell you that across the state, before ban of the Popular Front of India, I do there are hundreds of activists who are in the jails under UAPA. अभी भी उन लोग को बेल कोर्टों में आना बहुत मुश्किल हो रहा है. You know allegations क्या है मालूम? You will be shocked to know. कोई एक एक्टिविस्ट कराटे सिखा रहे. कराटे सिखाना भी एक टेररिस्ट एक्टिविटी बन गया. ऐसे ही एक दिन ये भी हो सकता है कि ये मीटिंग में भी दिस मीटिंग में ऑल्सो बिकेम ए कॉन्स्पिरेसी. प्रकाश राज भी वन ऑफ द एक्यूज्ड भी बन सकता है. सभी भी बन सकते हैं. दैट्स अ फैक्ट ऑफ कोर्स. सो दैट you see,
this right to organize, right to struggle when you criminalize. And this UAPA, the biggest threat with the UAPA is that आज जुडिशरी में बेंच क्यों नहीं आ रही? द लॉ एक 10 साल के पीछे जुडिशरी बोला है कि सुप्रीम कोर्ट बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन. अरे भाई, लेकिन यूएपीए ये बताया कि बेल इज एन एक्सेप्शन, जेल इज ए रूल. प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इज अ राइट ऑफ एन अक्यूज्ड. आज प्रिजम्पशन accused has to prove. UAPA will push you, any organization, political party, a banned organization. And it gives an extraordinary powers to the executive. उसीलिए भाइयों आज बेंच क्यों नहीं आ रहे बोले तो executive will overpower the judiciary. आज judiciary का powers पूरे restricted हो गए. There are several riders that bail नहीं देना है. This is the situation. That is the reason. आज देश में बहुत सारे यूएपीए के नीचे किसी को, कुछ एक्टिविस्ट को, कुछ पार्टी के बैंड ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, if you organize a food, you are being hooked under the UAPA without there being any violence. So friends, the foremost thing what today we have to understand is the judiciary has become more insensitive today. एक 10 साल के पीछे, if you believe it or not, एक हेबियस कॉर्पस, एक एक्टिविस्ट को पुलिस वाले उठा के ले चले गए. हमें हेबियस कॉर्पस मूव करने से सुबह में 10:30 बजे मूव करे तो 2 बजे सुनते थे. And we could able to ask the court to produce it. Judges were used to allow to produce him by afternoon. लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है. वही एक बड़ा टेंडर, if you have any tender of 1,000 crores, 100 crores, is given immediate relief. Corporatization of the judiciary बन रहा है. Therefore, there is a very little time. Many speakers have to speak. So the grassroots, what we have to say that we all should oppose. We have to express our solidarity to all the democratic movements across the country, and we should all unite head. We should all unite head to fight against all these brutal, repressive laws. And with that only, we can see that only एक ही आखिरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि judiciary हो, कुछ भी हो, unless there is a huge political movement outside, unless there is a political struggle outside, जो आज जेलों में है वो सब जेल में जेल से बाहर नहीं आते. अपना स्ट्रगल से ही जुडिशरी will come to an understanding that there is no alternative except to grant them bail. That is how we should all struggle, my friends. Thank you for listening. Dear friends, at the very outset, let us all condemn these arrests. It's very surprising. Take a look at their age. They're all very young. And also take a look at their political activities. None of them are associated with any communal organization. They have an association with various political parties. Some of them are pronounced leftists, and they're all against religious beliefs itself. Now their only crime is that they campaigned against CIA. That is the only reason why they were all arrested. And they were all arrested because, they were protesting against the Delhi riots. And interestingly, they were arrested in Delhi riots case. And in Delhi riots case, normally in case of any riot, people are detained under certain criminal activities, acts, and detained based on those criminal charges. But in this particular case, they were all detained under UAPA. You may not be knowing what this act is. Under this act, you can be arrested
You can be detained without bail. You can be kept in jail without any hearing at all. And those were the sections under which they were all arrested and kept in jail. And I am just now told that their bail application was once again rejected. So this is the condition. I would only like to say 2-3 points and then close my speech. Number one, no person can be arrested and punished without any valid charges. All of them are arrested and kept in prison. Number two, you can be kept in prison but cannot be denied bail. Even if there are charges against a person, bail cannot be denied. Deliberately, they are all booked under UAPA so that the bail can be denied. उन लोगों को बेल नहीं मिलता. 5 साल से केस चलता है लेकिन किसी को बेल नहीं मिलता. केस का हियरिंग भी शुरू नहीं होता. ये हालत है वहां. तो इसके वजह से गुनहगार तो अभी कोर्ट में कुछ फैसला नहीं हुआ, लेकिन बिना फैसला सजा तो मिल रहा है उन लोगों को. ये इसके खिलाफ हम सब लोग आवाज उठाना है. We have to condemn these arrests, not because they are Muslims, because they are human beings. Because they are human beings. And as very fine human beings, they have been fighting for the human rights of people. They are human rights activists basically. And as human rights activists, they were raising very legitimate issues. चुप बैठ के अगर घर में बैठे तो उसमें काफी लोग अच्छा जिंदगी गुजार सकते थे, उनका अच्छा भी काम भी तनख्वाह भी मिलते थे, लेकिन दूसरों की दर्द समझ में आया, उनके खिलाफ ये सब लोग आवाज उठाए, इसलिए वो हमारे लिए आवाज उठाए, इसलिए वो जेल में है. तो ये हम समझना जरूरी है. और ऐसे काफी लोग हैं जेल में बंद हो गए, उन सब लोगों का रिहाई के लिए हम हाज़रीन, दाइस पर तशरीफ फरमा हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के नंबरदार भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अभी हमारे दरमियान में शर्जील इमाम, उमर खालिद, खालिद सैफी, हैदर मीरा, शिफाउर रहमान, गुलफिशा और बहुत से लोगों के नाम ज़ेरे बहस आए. ये लोग और इन जैसे सैकड़ों लोग हैं जो भारत की जेलों में बंद हैं. ये बेकसूर हैं और सियासी कैदी. तो आज के इस जलसे में, आज के इस प्रोग्राम में हम उन सबको याद करते हैं और उनकी रिहाई की और उनकी लड़ाई को हम हमेशा ताज़ा रखने की कोशिश करेंगे. इस मौके पर नदीम खान साहब ने ये बताया कि इन लोगों के चेहरों पर, खालिद सैफी हो, उमर खालिद हो, शर्जील इमाम हो, उनके चेहरों पर कोई डर और कोई खौफ नहीं है. और जो हुक्मरान है जिन्होंने गिरफ्तार किया है, वो डर और खौफ में मुब्तला है. अगर आज उमर खालिद को, शर्जील इमाम को बेल नहीं मिल रही है, तो मैं समझता हूं कि बेल इसलिए नहीं दी जा रही है कि अगर ये आजाद होंगे, समाज में आएंगे, तो भारत के यूथ को, भारत के जवानों को ये पैगाम जाएगा कि हुकूमत के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और इस आवाज को
ताकतवर बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हुकूमत खौफ खाई हुई है, हमारे जो सियासी लीडर्स हैं वो खौफ खाए हुए हैं। उमर खालिद और शर्जील इमाम को कोई खौफ नहीं है। ये हम सब के लिए इसमें एक बड़ा मैसेज है। जहां तक अवाम का ताल्लुक है, हमको अवाम को बेदार करने की जरूरत है। हमारा जो देश है, इसमें हम सब का जो मिलजुल कर रहने का काम है, वो इसीलिए कि जान की, माल की, इज्जत की, दीन की, रोटी की, कपड़े की, मकान की हिफाजत हो। वो दलित हो या क्रिश्चियन हो, वो मुसलमान हो या आदिवासी हो, वो ब्राह्मण हो या कोई आला जात का हो। आखिर समाज में जो बुनियादी जरूरतें, उसकी जान है, उसका माल है, उसकी इज्जत, उसकी दीन, उसकी रोटी, कपड़ा, मकान। हुकूमत की तो यह जिम्मेदारी है कि वो इंसानों को यह जरूरतें पूरी करे। लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है, इन जरूरतों को पूरा करना तो दूर की बात है, इनको इनकी रक्षा करने में नाकाम है, इनकी हिफाजत करने में नाकाम। ये लिंचिंग के जो वाकयात होते हैं, क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। इंसान का इंसान होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज हमारे देश में एक इंसान को दूसरे इंसान हुजूम की शक्ल में उससे मारपीट करते हैं, उसकी जान लेते हैं और उस पर खुश होते हैं। तो हुकूमत को ये सोचना चाहिए, पॉलिटिकल लीडर्स को ये सोचना चाहिए कि हम समाज को, देश को किस रुख पर ले जा रहे हैं। ये सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी नहीं है, मेरे ख्याल में तो ये इंसानियत दुश्मनी है और समाज को बहुत ही गलत रूप पर ले जाया जा रहा है। उसी तरीके से बुलडोजर किया, घरों को उजाड़ देना। कितनी मेहनत के बाद, कितनी कोशिश के बाद एक आदमी साहिबान तैयार करता है, अपने घर को बनाता है, अपने आने वाली नस्लों, अपने बेटों, अपनी बेटियों, अपनी औलाद के लिए एक छत फराहम करता है। हुकूमत का काम है कि लोगों को छत फराहम करे, लेकिन हुकूमत के जेरे साया, जुडिशरी के जेरे साया जो लोग, जिनके घरों को उजाड़ दिया जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है। क्यों? ये कहते हैं कि लोग इख्तिलाफ करते हैं, डिसेंट करते हैं। हम ये बात बताना चाहते हैं कि मुल्क अलग है, हुकूमत अलग है। हमको हमारे देश से, मुल्क से इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे देश में जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, उनकी गलत पॉलिसियों से इख्तिलाफ है और इख्तिलाफ रहेगा। उसके नतीजे में हमारी पॉलिसी से, हुकूमत की पॉलिसियों, गलत पॉलिसियों के तनकीद करने के नतीजे में अगर हुकूमत हम पर जुल्म करती है तो हम उस जुल्म को सहने के लिए तैयार है, लेकिन हक बात बोलना, हम इससे कभी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हम इस मौके पर APCR को भी और जो लोग अब तक गिरफ्तार हैं, उनकी ये जो कोशिशें हो रही, उन सबको सलाम करते हैं। लेकिन हमें मुस्तकबिल बनाना है। हमको हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को और हमारी जुडिशरी को होश के नाखून लेना चाहिए। अगर ये ना हो तो जैसे किसी साहब ने कहा कि कहीं ऐसे हालात ना पैदा हो जाए, एक शायर ने कहा है, तुम्हारी मश्क सितम खूब है मगर सोचो निकल ना जाए कहीं मेरे दिल से डर सारे।
ये जुल्म ऐसे ही बढ़ता रहा तो डर है मुझे उलट ना जाए किसी रोज पहरो बरसाए। तो देश में जब जुल्म बढ़ता है तो फिर इस जुल्म के नतीजे में समाज अपना तवाजुन खो देता है। मैं इस मौके पर जो हमारा देश में जो खास तौर पर जो राइट विंग जब हिंदुत्व की हुकूमतें नहीं थी, जब भी इंसानी हकूक की पामाली होती थी, हम बुनियादी तौर पर इंसानी हकूक की पामाली के खिलाफ हैं। लेकिन इन दिनों जो इंसानी हकूक की पामाली है उसको डिजिटमाइज करने की कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे कि जो लिंचिंग के शिकार थे अखलाक, उसके वो जो लिंचिंग करने वाले थे उनके ऊपर जो केसेस थे, यूपी की हुकूमत ने उन केसेस को विड्रॉ करने की बात पेश की अदलिया। तो ये जो मुल्क है, इस मुल्क में इंसानियत, इंसानी हुकूक और हर एक को एकसा मौका, एकसा इज्जत, इसको फराहम करना, इसके लिए बेदारी, इसके लिए हम सबको जुड़ना और हम सबको अवामी जद्दोजहद करना है। क्योंकि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है या जुडिशरी है, इस पर भी अवामी जद्दोजहद के असरात पड़ते हैं। हम ये ना समझें कि अगर हमने कोई कोशिश ना की तब भी पॉलिटिक्स सही रहेगी, ब्यूरोक्रेसी सही रहेगी, जुडिशरी सही रहेगी, ऐसा नहीं है। जुडिशरी पर भी अवामी जद्दोजहद के असरात पड़ते हैं, इसलिए अवाम को ताकतवर बनना पड़े। ये आज जो हुक्मरान है, ये अवाम की ताकत से अवाम पे जुल्म कर रहे हैं। हमको अवाम की ताकत से इनके जुल्म से रोकने की कोशिश करना है। तो आज का ये जो जलसा है, ये एक दिन की, एक मौके की मीटिंग नहीं है। बेशक हम उन तमाम गिरफ्तार भाइयों की याद करते हैं, उनकी रिहाई की दुआ करते हैं, उनकी रिहाई की कोशिश करेंगे और हमारे एपीसीआर के बहुत से लोग उन कामों में मशगूल हैं। और देश भर में जहां जहां भी जुल्म होता है वहां एपीसीआर पहुंचने की कोशिश करती है। एपीसीआर क्या है? वो आप हैं, मैं हूं। तो हमको अपने खौफ से बाहर आना चाहिए और जुल्म के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई हमको लड़नी होगी। और जो लोग इस जुल्म को कम्युनल रंग देकर इस देश में जो हिंदुत्व के लोग हैं, खास तौर पर हिंदू भाइयों को बेवकूफ बना रहे हैं और जो कम्युनलिज्म या नेशनलिज्म, इन सब की गलत ताबीर पेश कर रहे हैं, तो समाज में एक बड़ी तब्दीली की, एक बड़े सोशल वर्क की जरूरत है। तो ये सिर्फ एक दिन का जलसा नहीं है, एक बड़े संघर्ष की दावत है। तो मैं आप तमाम को संघर्ष की, जद्दोजहद की दावत देता हूं कि हमारे इस देश में सबके लिए जान, सबका माल, सबकी इज्जत, सबका दीन महफूज रहे, हर एक को रोटी और कपड़ा मकान मिले, किसी की छत, किसी की घर को ना उजाड़ा जाए, ऐसा समाज बनाना है। उस समाज को बनाने के लिए हमको मेहनत करना है। तो ये सिर्फ एक दिन की कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बड़ी समाजी लड़ाई है। आप हजरात इसमें शरीक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। Good evening, everyone. मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। अरे यार, हिंदी नहीं आते क्या करें? चलना। As I entered the hall, I met Amir. And I said, hi. He hugged me and said, don't tell me you know me, you have never met me.
I want to tell you, I know you, and I know each and one of you are here. I recognize you because of the pain we carry together. Yeah, thank you. I recognize each one of you because of the resilience we continue to fight. A few months back, I was in Delhi talking for the political prisoners. I don't want to talk about Umar Khalid today. Everybody speaks, we all know who he is. I would like to repeat what I said in Delhi. Please try to understand whatever is happening in this country is a preparation of a genocide. They want to wipe out Muslims. They want to wipe out tribal people, minorities. That is their agenda. You may talk of rules, regulations, nothing matters to them. They don't have a conscience. Time and again across the world, we keep saying justice delayed is justice denied. Why does the statement come? You know, in this country, after independence, we had our own police stations. But all the politicians, including the Congress, they created such an unlawful, arm-twisting, corrupt police stations that common man was afraid to go to a police station. Children were afraid of policemen. But then till the last 2 decades or 1.5 decades back, we used to always hear a word when there was an atrocity, when somebody was wanted to silence us, when somebody wanted to, use power against us. We used to say, we will see you in the court. Why were we saying we will see you in the court? Because court was the last hope for us. Court was the last hope. We were sure we'll get justice in the court. We were sure that a court does not belong to a political party, does not belong to the ruling government, does not belong to any religious institution. But sadly today, I dare give this statement on this dais. Shame on you, the courts of India. Because you are committing the biggest crime, killing justice. Chronology, you see it, no? You are fighting BJP, don't fight BJP. You have to fight the RSS. I had a very interesting political analyst who was talking to me that why Hitler failed, why Mussolini failed. Because they started a political party. They were a political party. Here RSS is not a political party. I was reading and making a play out of Panchatantra. There is one pond and there is a Rakshas inside it who can't be seen. But there is a lotus on top of it. You are fighting with the lotus. Fight with the strength which gives to that lotus, which is deep down. All your fight against the system, against the judges, nothing will work.
There is one organization in this country who don't even have one or two names to claim the fight for the freedom of this country. There's not even one name, and they will never hoist our Indian flag. Recently, I got a letter from Prime Minister Modi, email. Most of you must have got it. On 26th, I got irritated at first because it is my personal ID, email ID. You know, how dare. He is not my friend, definitely. And I have not shared my email ID with him. So he has my data, or his unit managers have a data. I said, चलो प्रधानमंत्री ने लिखा है कुछ तो पढ़ लेंगे. A letter full of lies. Beautiful lies. He says, if there was no constitution of this country, I would not have come up to this stage from the small beginnings. Ambedkar is the greatest man. Mahatma Gandhi is the greatest man. What a liar he is. Then I remember the visuals of the day before that, on 25th, on the Ram Mandir, there was a flag being hoisted. The prime ministers of this country and the RSS chief were there. I have not voted for him, but still he is my prime minister. That's why I'm saying our prime minister. His hands were shivering, seeing that flag going up. Bharat Dwaj flag. My friend said, Prakash, your friend is not well, why don't you tweet? I said, no. I am just observing what reverence he has for that flag, for his idea of Hindutva. I am wondering, does this man really have this reverence to our national flag? No, their agenda is different. Their agenda is genocide. Their agenda is to bring the Manusmriti. Their agenda is to change the constitution because they are not comfortable with that. They want you, me, Umar, everyone to be the secondary citizens. Be aware, and through this media, I am telling to the common man, be aware, be careful. Today they are coming to the Muslims, tomorrow they will come to you. The only way is to continue to raise our voices, because it is chronology, you should understand, it's very clear. Gauri Lankesh was killed. All the 13 have been arrested. The weapon has been found. And it is proved it was a series of killing of Gauri, Pansare, Dabholkar, Kalburgi, all who spoke against RSS, all who spoke against Hindutva, in 5 years, with the charge sheet, they get bail and they walk out. And the same RSS, Bajrang Dal, these fellows garland them outside. Please see the chronology. Rapists walk out. Dhongi Baba, every elections he comes out, gets votes for the BJP and goes back inside. So their agenda is very clear, is to kill the democracy, kill all systems. It is time for us to wake up now, raise our voice and tell them that we are here, we are not afraid. We will continue to speak the truth. If you can lie to us 100 times, let's speak the truth 1,000 times. All the best. Thank you.